हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर एनआरसी और सीएए पर गंभीर टिप्पणी की है। सांसद ने कहा कि एनआरसी और सीएए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब तक झूठ बोलते आ रहे हैं। अब एनआरसी और सीएए चेयरमैन राजनाथ सिंह ने बयान से साफ हो गया कि देश में गरीबी, पिछड़ी जाति, दलित और मुस्लिम समुदाय को इस देश से बेदखल करना है, इसलिए मैंने संसद में इन बिल को पहले ही फाड़ दिया है। आज एक बार फिर राजनाथ सिंह के बयान से मेरी बात सच साबित हो गई। राजनाथ सिंह इस कमेटी के चेयरमैन हैं। ओवैसी ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में गरीब, पिछड़ी जाति, दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर इस बीजेपी सरकार को सबक सिखाएंगे। मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था। मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा, मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूं कि सीएए को एनपीआर से जोड़ के देखना चाहिए। तो सच साबित हुई। झूठ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर हमेशा। आज राजनाथ सिंह फिर से सच बोल दिए। अमित शाह सच बोले थे लोकसभा में, आज फिर राजनाथ सिंह बोल दिए। उनके वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो सीएए एनपीआर एनआरसी का मतलब ये है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना, यही इनका मकसद है। मैं तो शुरू से वही बोल रहा था। सीएए के लाने का मकसद एनपीआर एनआरसी है। वो बात प्रूव हो गई। और हम हैदराबाद के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, तेलंगाना में जनता जो है इनके इस नापाक अजाइम के खिलाफ वोट देकर हराएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव से मिले उत्साह के साथ वह लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए 6 अप्रैल को हैदराबाद के उपनगर तुकुगुड़ा में जन यात्रा के नाम से एक विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में होने वाली इस सभा में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे और इसके सफलता के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस व्यापक व्यवस्था कर रही है। तुकुगुड़ा में 60 एकड़ के विशाल मैदान में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की जाएगी। वहां पार्किंग के लिए विशेष स्थान आवंटित कर दिया गया है। इस बैठक के लिए बड़े पैमाने पर आदिलाबाद से आलमपुर, जहीराबाद से भद्राचलम तक सभी गांवों, कस्बों और शहरों से लोगों को लाने की जाने की व्यवस्था की जा रही है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि रैली में कम से कम 10 लाख लोग शामिल होंगे। इसी सिलसिले में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने विधानसभा परिसर का दौरा किया और व्यवस्था का निरीक्षण किया। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हों, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कोई कमी न रहे। उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही पूरे देश की नज़र जन यात्रा सभा की ओर होगी और होनी चाहिए। परिवहन और बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के फसल के खेतों के दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भले ही विधानसभा सत्र में भाग नहीं लिया है, अब एक विपक्ष के नेता होने के नाते खेतों में घूम रहे हैं। अगर कोई समस्या हो तो बता दे, कांग्रेस सरकार हल करने को तैयार है। पोन्नम ने कहा कि जब आप सत्ता में थे तो अकाल की समस्या उत्पन्न हुई थी। किसानों के नुकसान का कारण बारिश के कम होने हैं। उन्होंने साफ किया कि सरकार इस प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए तैयार है। जब आप सत्ता से हटने वाले हैं तो अब हमें पानी की उपलब्धता और परियोजनाओं द्वारा जल भंडार पर चर्चा करनी चाहिए। हम यह समझाने और चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि पीने और खेती के पानी के लिए उनका उपयोग कैसे किया जाए। बीआरएस प्रमुख केसीआर ने पोलम बाटा कार्यक्रम के तहत संयुक्त करीमनगर जिले का दौरा किया। बीआरएस रैंकों ने सिद्दीपेट जिले के रंगदमपल्ली शाही स्तूप में सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले केसीआर का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहां से केसीआर मुकदमपुर पहुंचे और वहां किसानों से बात की। उन्होंने सूखी फसलों का निरीक्षण किया और किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। किसानों ने केसीआर को बताया कि सिंचाई के पानी की गंभीर समस्या है। किसानों की समस्याओं पर प्रतिक्रिया देते हुए केसीआर ने कहा कि बीआरएस हर तरह से किसानों को समर्थन करेगा। उन्होंने कहा किसानों को सरकार के खिलाफ बहादुरी से लड़ना चाहिए। बीआरएस किसानों का समर्थन करेगा। वहां से यह स्थानीय विधायक गंगुला कमलाकर के घर गए। केसीआर ने अपने घर पर दोपहर का भोजन किया। इसके बाद उन्होंने बोयनापल्ली मंडल में सूखी फसल की जाँच की। वहाँ से वे मिड मानेरू राजा राजेश्वर जलाशय गए और इसकी जाँच की। इससे पहले बीआरएस प्रमुख कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव ने किसानों से हिम्मत से रहने की सलाह दिया। केसीआर ने करीमनगर जिले के ग्रामीण मंडल मुकदमपुर में सूखी फसलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने खेतों में पानी की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। बीआरएस प्रमुख कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव ने किसानों से हिम्मत से रहने की सलाह दी। करीमनगर जिले के ग्रामीण मंडल मुकदमपुर में सूखी फसलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने खेतों में पानी की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। कई किसानों ने केसीआर को अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि सिंचाई जल की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई है। संसदीय चुनाव के प्रचार कार्यक्रम के तहत सिकंदराबाद बीआरएस पार्टी के सांसद उम्मीदवार टी पद्मराव गौड़ के समर्थन में मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के विधायक मुट्टा गोपाल के नेतृत्व में हेरिटेज फंक्शन हॉल में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई।
सभी प्रभागों को लेकर बीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की समन्वय बैठक में भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीआरएस पार्टी के सांसद प्रत्याशी टी पद्माराव गौड़ शामिल हुए। इस समन्वय बैठक में बड़ी संख्या में बीआरएस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सांसद प्रत्याशी पद्माराव गौड़ भारी बहुमत से जीतेंगे। फिर सांसद प्रत्याशी पद्माराव गौड़ बोले। विधायक मुठा गोपाल ने कहा कि हमने 14 साल की कड़ी मेहनत के बाद तेलंगाना राज्य हासिल किया है। हम इस एमपी चुनाव में जीत हासिल करेंगे, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से अपने क्षेत्र में भारी बहुमत लाने के लिए आगे लाने का आह्वान किया। बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के वादों पर विश्वास कर लोग ने वोट दिया और धोखा खा गए। उन्होंने आलोचना की कि कांग्रेस 6 गारंटियों के वादे से मुकर गए। सवाल किया, क्या किसानों को 2 लाख रुपए की कर्ज माफी दी गई है? उन्होंने मेदक संसद निर्वाचन क्षेत्र के कार्य समिति की बैठक में यह टिप्पणी की है। हरीश राव ने कहा कि सरकार की ओर से कर्ज माफी का पैसा नहीं आया है। बैंक अधिकारियों ने किसानों के घरों पर आ रहे हैं। जिन किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफी हुआ है वो कांग्रेस को वोट दिए। कर्ज माफी नहीं हुआ तो बीआरएस को वोट करे। उन्होंने कहा कि अगर वे चावल उगाएं तो 500 रुपये का बोनस देंगे। क्या दिया? रेवंत रेड्डी ने माइग्रेशन पर फोकस किया। 100 दिन में वादे लागू होंगे, लेकिन नहीं हुए। कांग्रेस शासन के 4 महीनों के दौरान कई उतार चढ़ाव आया। हरीश राव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीआरएस पार्टी का परचम लहराना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अंबरपेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। किशन रेड्डी ने बतकुमा कुंटा के ध्रुव होटल में अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के आर्य वैश्य संगम के सदस्यों के साथ बैठक की। बाद में बाग अंबरपेट भारत नगर में बाबू जगजीवन राव की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। चुनाव अभियान के तहत किशन रेड्डी ने अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया और लोगों से बीजेपी को वोट देने का आह्वान किया। बाद में भारत नगर सामुदायिक भवन में स्थापित चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने जमकर हिस्सा लिया। केंद्र में सत्ता हासिल करने का लक्ष्य लेकर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को एआईसीसी प्रमुख खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जारी किया। न्याय पत्र 2024 शीर्षक से कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र का अनावरण किया। इसमें सामाजिक कल्याण योजनाएं और 25 गारंटी शामिल है। मलकाजगिरी से बीजेपी सांसद उम्मीदवार ईटेला राजेंद्र ने कहा कि रेवंत रेड्डी पार्टी बदलने वालों पर पत्थर से मारने की बात कही थी। अब अन्य पार्टी के नेताओं को कांग्रेस में शामिल करा रहे हैं। मलकाजगिरी में भाजपा की जीत तय होने का भरोसा जताते हुए कहा कि जनता उन लोगों को सलाह देगी जो एक पार्टी में जीतते हैं और दूसरी पार्टियों में मंत्री बनते हैं। ईटेला ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार ने छावनी के विकास के लिए कुछ नहीं किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने संगारेड्डी रायतू सत्याग्रह दीक्षा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों की पीड़ा के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों से उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले केसीआर सरकार ने किसानों को हथकड़ी लगाई थी और आज वह पाताल तक पहुंच गई है। अब कांग्रेस ने भी अमल नहीं होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी झूठ नहीं बोलती है और वे जवाब दे कि सोनिया गांधी द्वारा घोषित वादों पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों का कर्ज नहीं चुकाया जा सका, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस तेलंगाना में जीतती है तो वह किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। रेवंत रेड्डी आपके मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसानों ने कांग्रेस को हरा दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के साथ खड़े रहे। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम चौराहे पर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी के तत्वाधान में किसान सत्याग्रह दीक्षा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने अपनी बात रखी। नेताओं ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने 6 गारंटी लागू करने का वादा किया था और सत्ता में आने के बाद इन्हें नज़रअंदाज कर दिया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि 1 एकड़ फसल बर्बाद होने पर अब तक 25,000 नहीं दिए। उन्होंने कहा कि वे झूठ बोलकर एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। बीजेपी नेता इलेटी महेश्वर रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की राजनीति प्रेम किसानों के प्रति नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की दूरदर्शिता की कमी के कारण फसल सूख गई। सरकार को सत्ता में आए 4 महीने हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पानी और बिजली की आपूर्ति की उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अन्नदाताओं से झूठे वादे कर वे सत्ता में आए। किसी भी वादे पर अमल नहीं किया गया। 2 लाख का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। उन्होंने किसानों को दिए गए आश्वासनों को लेकर चावल दाताओं से माफ़ी मांगने की मांग की। लोकसत्ता को वादों पर अमल के बाद ही चुनाव प्रचार में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा अन्यथा जनता जगह मुख्यमंत्री, मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं को पद से हटा देगी। गायत्रीपुरम कॉलोनी में कॉलोनी वासियों के तत्वावधान में मंथनी गद्दे वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद नयकोटी पवन कुमार ने भाग लिया। बाद में स्वतंत्रता सेनानी रामपल्ली कृष्णैया को सम्मानित किया गया। बाद में मंथनी गद्दे ने सभी को वार्षिक उत्सव की बधाई दी। बुजुर्गों ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी कृष्णैया का सम्मान कर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि वो कॉलोनी के सभी निवासियों की हमेशा मदद करेंगे और कॉलोनी के विकास के लिए और भी प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में कॉलोनी वासी बुजुर्ग व अन्य लोग शामिल हुए।
सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के पारसीगुड़ा चौराहे पर बाबू जगजीवन राम की 117वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम ने कहा कि महान भारत के इतिहास में सबसे महान प्रशासक जिन्होंने 50 वर्षों तक संसद सदस्य और 30 वर्षों से अधिक समय तक प्रमुख मंत्रालयों में मंत्री के रूप में देश की सेवा की, वह स्वतंत्रता सेनानी है और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री। इस कार्यक्रम में 11 श्रीहरि मादिगा, सुक्का फुलाशेखर मादिगा, सुक्का राम मादिगा, दप्पू मालिकार्जुन मादिगा और अन्य ने भाग लिया। दिल्ली शराब नीति मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर बीआरएस एमएलसी कविता से पूछताछ की इजाज़त मांगी है। सीबीआई ने पहले कविता को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि जांच को लेकर उनकी याचिका अदालत में और इसलिए वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सकती। इन शर्तों के तहत ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया और जांच की। वह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। अपनी याचिका में सीबीआई ने कविता से जेल में पूछताछ की इजाज़त देने की मांग की है। अगर अदालत इजाज़त देती है तो सीबीआई अधिकारी जेल में उनसे पूछताछ करेंगे। कविता से सीबीआई ने तब पूछताछ की थी जब वह इस मामले में गवाह थे। अब सीबीआई ने उन्हें आरोपी बनाया है। श्री सत्यसाई निगमगम सुचिर इंडिया फाउंडेशन श्रीनगर कॉलोनी के तत्वावधान में सर सीवी रमन यंग जीनियस पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। ऑस्कर पुरस्कार विजेता चंद्र बोस, टॉलीवुड गीतकार गायक डॉक्टर, रक्षा मंत्री के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार जी सतीश रेड्डी ने भाग लिया और पुरस्कार प्रदान किए। पिछले 30 वर्षों से सुचिर इंडिया फाउंडेशन सर सीवी रमन यंग जीनियस अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। सुचिर इंडिया फाउंडेशन ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न स्कूलों में 31वीं सर सीवी रमन प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया। 1500 स्कूलों के 1 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। सुचिर इंडिया फाउंडेशन के प्रशासक लायन किरण ने कहा कि देश भर के तेलुगु राज्यों में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में विजेता छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 16 लोगों को स्वर्ण पदक, 16 रैंकर्स को 396 डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स को 8 अन्य पुरस्कार और अन्य पुरस्कार युवा प्रतिभावान छात्रों को दिए गए। इस महीने की 3 तारीख को बहादुरपुरा थाने में हुई हत्या का मामला बहादुरपुरा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। मामले में आरोपी शकील अहमद सद्दाम को एमएम पहाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस महीने की 3 तारीख को बहादुरपुरा थाने में हुई हत्या का मामला बहादुरपुरा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। मामले में आरोपी शकील अहमद सद्दाम को एमएम पहाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुतुबुल्लाहपुर एसओटी मेडिकल टीम ने संयुक्त छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान एक सफेद ब्रेजा कार को जब्त कर जांच की गई तो पुलिस को 7 लाख नकद और 15 लाख की अल्फेजोलम मिली। कुतुबुल्लाहपुर एसओटी मेडिकल टीम ने संयुक्त छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान एक सफेद ब्रेजा कार को जब्त कर जांच की गई तो पुलिस को 7 लाख नकद और 15 लाख की अल्फेजोलम मिली। हैदराबाद के ऊपर क्रिकेट स्टेडियम के गेट नंबर 4 पर तनाव था। क्रिकेट प्रशासक इस बात से नाराज थे कि टिकट होने के बावजूद उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। प्रशासकों ने गेट के पास लगे बैरिकेड्स को धक्का दे दिया। इससे पुलिस और दर्शकों के बीच बहस हो गई। हैदराबाद के ऊपर क्रिकेट स्टेडियम के गेट नंबर 4 पर तनाव था। क्रिकेट प्रशासक इस बात से नाराज थे कि टिकट होने के बावजूद उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। प्रशासकों ने गेट के पास लगे बैरिकेड्स को धक्का दे दिया। इससे पुलिस और दर्शकों के बीच बहस हो गई। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य और कृष्णा ने केंद्र के 72 सरकारी विभागों में खाली पड़ी 16 लाख नौकरियों को तत्काल भरने की मांग की है। उन्होंने आलोचना की कि केंद्र सरकार रिक्तियों को भरने के बजाय नौकरियों को अनुबंध और आउटसोर्सिंग पर जोर दे रही है। कृष्णा ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार विकासशील भारत को बढ़ावा दे रही है। विकसित भारत का मतलब अंबानी और अदानी का विकास नहीं है। यह तभी विकासशील भारत बनेगा जब एससी, एसटी और बीसी में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र की 37 संस्थाओं का निजीकरण कर दिया है, जिससे एसटी, एससी और बीसी कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस प्रमोशन का विरोध करने का आह्वान किया। वे बीसी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देना चाहते हैं और पदोन्नति में आपराधिक परत को हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीसी बिल संसद में पेश किया जाएगा। बीसी उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो 16 लाख खाली नौकरियों को भरेगी। आर कृष्णा ने बीसी बिल और नौकरियां रिक्तियों पर सकारात्मक बयान देने के लिए राहुल गांधी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अब भी केंद्र की भाजपा सरकार को अपनी बीसी विरोधी नीति छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा आगामी संसद चुनाव में बीसी को सबक सिखाया जाएगा। चेन्नूर विधायक प्रत्याशी श्रीनिवास ने मांग की कि पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस प्रवीण कुमार जो बसपा में शामिल हुए और रातों रात पार्टी बदल ली, उन्हें तेलंगाना के युवाओं को जवाब देना चाहिए कि वह किसके खिलाफ आंसू बहाकर बहुजनों की आवाज़ बनेंगे। एक बड़े अधिकारी के रूप में जाने जाने वाले आरएस प्रवीण कुमार पर अफसोस जताते हुए कहा कि फॉलो करने वालों की हालत दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने सोचता था कि प्रवीण के साथ क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, जिन्होंने बहुजनवाद को अपने कंधे पर लिया था, वे
प्रवीण की बात को पचा नहीं पा रहे। उन्होंने घोषणा की कि वे देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के ऊंचे लक्ष्य के साथ बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। उनके साथ बीएसपी के 13 अन्य नेताओं ने कहा कि वे सीएम रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में काम करेंगे। एमडी सुदर्शन रेड्डी ने जल मंडली डिवीजन 6 के अंतर्गत कई टैंकर फिलिंग स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया। एमडी द्वारा एल्लारेड्डी गुडा, एर्रागड्डा, फतेहनगर, एसआर नगर 1-2 बोराबंडा फिलिंग स्टेशनों का निरीक्षण किया गया। एमडी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि टैंकर बुकिंग की डिलीवरी रिकॉर्ड सही दर्ज किया जाना चाहिए। बुकिंग लॉग बुक की जांच की। टैंकर डिलीवरी में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। बुकिंग के बाद जितनी जल्द हो सके डिलीवर करने की सलाह दी जाती है। लंबित मामलों से मुक्त रहने के लिए योजना तैयार करने की सलाह दी जाती है। यदि वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए रात में अधिक टैंकर डिलीवरी की जाती है वे बिना किसी पेंडेसी के देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हैदराबाद में स्थापित ओशियन इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ओशियन इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल में दांतों की किसी भी समस्या का एआई के माध्यम से उचित निदान और सटीक इलाज किया जाएगा। इससे हमें पहले ही पता चल जाएगा कि इलाज के बाद परिणाम कैसा होगा। उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने ओशियन इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल में भी इलाज कराया। हैदराबाद और तेलंगाना के लोगों से अनुरोध है कि वे इस अस्पताल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उपयोग करें। ओशियन इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर प्रसाद पेनुबाकुला ने कहा कि ओशियन इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की दंत समस्याओं का इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों की दंत समस्याओं के लिए यहाँ विशेष चिकित्सा सुविधाएं हैं। ओशियन इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल को हैदराबाद का सबसे बड़ा डेंटल हॉस्पिटल कहा जाता है। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। One as Governor of Andhra Pradesh. At Vijayawada, he has a unit, and he had made treatment of my teeth, capping, and other things. And whenever there is any problem with the tooth, ordinarily we ask Dr. Prasad, and he immediately comes with his other doctors and do the needful in the Raj Bhavan at Andhra. Subsequently, he opened another hospital at Visakhapatnam, and it is a matter of pleasure for me that he waited for me to inaugurate the Visakhapatnam hospital. I told him that whenever I will have some program there, I will definitely go and inaugurate your hospital. That was done by me. And today I came here because previously Dr. Prasad had told me that I will have the main hospital of Hyderabad. And my request is, and he requested me to inaugurate the hospital. I did not know that till today he had waited. I came to the hospital, inaugurated it, moved in the different chambers, and since I felt that there was some sort of problems in my tooth, I got it checked. Fortunately, due to the grace of Lord Jagannath and Lord Balaji, it was found that nothing should be done and no treatment is necessary at present. And he told me that if in future there will be any problem in the tooth, I will come here. And it is a matter of pleasure for me, but since there is no problem, no treatment is necessary. This hospital is named as Ocean International Dental Hospital, Hyderabad, and 2 other branches are there